नमस्कार साथियों, लंबे इंतज़ार के बाद 27 अगस्त को दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रमोशन के लिए परफॉर्मा और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे बरसों से प्रमोशन की राह देख रहे शिक्षकों में आशा की किरण जगी है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2018 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। 18 जुलाई 2018 के बाद होने वाले सभी प्रमोशन CAS 2018 के नियमों और शर्तों के अनुसार होंगे। इस तिथि के पहले जिनका भी प्रमोशन लंबित है उन्हें CAS 2010 अथवा CAS 2018 में किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है। CAS 2018 स्कीम के अंतर्गत एडहॉक, टेम्पररी, कॉन्ट्रैक्चुअल पद पर कार्य के अनुभव का लाभ प्रमोशन में दिया गया है। इसका लाभ केवल पहले प्रमोशन में ही मिलेगा। PhD योग्यता के शिक्षकों के लिए यह लाभ अधिकतम 4 वर्षों का होगा। MPhil और समरूप योग्यता के लिए 5 वर्षों का तथा MA योग्यताधारी शिक्षकों के लिए 6 वर्षों का होगा। इस स्कीम के तहत कॉलेज के शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर तक के प्रमोशन के लिए पॉइंट की ज़रूरत नहीं होगी। CAS 2010 स्कीम के अंतर्गत जिन शिक्षकों के प्रमोशन लंबित हैं उन्हें भी इस स्कीम को चुनने का विकल्प दिया गया है। जिन शिक्षकों के प्रमोशन लंबित हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2018 तक ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन शिक्षकों के प्रमोशन में एडहॉक का अनुभव शामिल नहीं हुआ है और अगर वे उसे जुड़वाना चाहते हैं तो उन्हें CAS 2018 स्कीम के तहत अप्लाई करना होगा। यदि CAS 2018 के प्रावधानों के तहत उन्हें एलिजिबल पाया जाता है तो स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदन और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद उस अनुभव को शामिल कर उनकी प्रमोशन की तारीख को तदनुरूप पुनः निर्धारित कर दिया जाएगा। CAS 2018 के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लिए PhD अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए जिनके पास PhD नहीं है और वे 18 जुलाई 2018 से पहले सभी शर्तों जिसमें असेसमेंट पीरियड के दौरान 45 पॉइंट भी शामिल है को पूरा करते हैं और इस तारीख से पहले उनकी प्रमोशन लंबित है तो वे CAS 2010 विकल्प का चयन कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भरना होगा, जिसमें प्रत्येक एकेडमिक ईयर जुलाई से लेकर अगले जून तक की टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ तथा अन्य एकेडमिक कार्यों का ब्यौरा देना होगा। अब हम विभिन्न चरणों की बात कर लें। स्टेज 1 असिस्टेंट प्रोफेसर 7th पे कमीशन के अनुसार एकेडमिक लेवल 10। स्टेज 2 असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर स्केल 7th पे कमीशन के अनुसार एकेडमिक लेवल 11। स्टेज 3 असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड 7th पे कमीशन के अनुसार एकेडमिक लेवल 12। स्टेज 4 एसोसिएट प्रोफेसर 7th पे कमीशन के अनुसार एकेडमिक लेवल 13A। स्टेज 5 प्रोफेसर 7th पे कमीशन के अनुसार एकेडमिक लेवल 14। अब हम प्रमोशन के विभिन्न चरणों के लिए आवश्यक नियमों और शर्तों पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले प्रमोशन अर्थात सीनियर स्केल के प्रमोशन के लिए PhD के साथ 4 वर्ष, MPhil तथा समान डिग्री के साथ 5 वर्ष और MA के साथ 6 वर्षों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 21 दिनों का एक ओरिएंटेशन कोर्स तथा 2 सप्ताह की अवधि का एक रिफ्रेशर या रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स अटेंड किया हुआ होना चाहिए अथवा इसके स्थान पर 1 सप्ताह यानी 5 दिनों की अवधि के 2 कोर्स, वर्कशॉप, सिलेबस अपग्रेडेशन वर्कशॉप, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है अथवा असेसमेंट पीरियड के दौरान MOOCs का एक प्रोग्राम पूरा होना चाहिए। दूसरे प्रमोशन अर्थात स्टेज 2 से स्टेज 3 के लिए सीनियर स्केल में 5 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा इस अवधि में कम से कम 2 सप्ताह या 10 दिनों की अवधि के 2 रिफ्रेशर कोर्स या रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम
अथवा वर्कशॉप आदि अटेंड किया होना चाहिए। इसके स्थान पर आप चाहें तो एक सप्ताह यानी कम से कम 5 दिनों के 2-2 अर्थात कुल 4 कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्स का कम से कम 10 मॉड्यूल पूरा करने का भी प्रावधान रखा गया है। तीसरे प्रमोशन के लिए अर्थात एसोसिएट प्रोफेसर के लिए स्टेज 3 में 3 वर्ष की शिक्षण सेवा पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही CS 2018 के नियम के अनुसार अपने विषय या विषय से संबंधित किसी डिसिप्लिन में PhD होना आवश्यक है। इसके साथ ही इन 3 वर्षों की अवधि के दौरान कम से कम 2 सप्ताह का या 10 दिनों का एक रिफ्रेशर कोर्स अथवा रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स अथवा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अथवा किसी अन्य प्रकार का वर्कशॉप अटेंड किया होना चाहिए अथवा एक सप्ताह यानी कम से कम 5 दिनों के 2 कोर्स पूरे होने चाहिए। इनके स्थान पर आप मुक्स का भी एक कोर्स पूरा कर सकते हैं। विशेष आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। कॉलेजों में CAS 2018 के अंतर्गत प्रोफेसर पद का भी प्रावधान है। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर में प्रमोशन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर 3 वर्षों की सेवा अवधि होनी चाहिए। संबंधित विषय या उससे संबंधित किसी अन्य डिसिप्लिन में PhD होना चाहिए। प्रोफेसर पद के लिए कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड या UGC लिस्टेड जर्नल्स में होना चाहिए, जिनमें से 3 का प्रकाशन असेसमेंट पीरियड के दौरान होना जरूरी है। प्रोफेसर पद के लिए कम से कम 110 रिसर्च स्कोर आवश्यक हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए आप आगे टेबल 6A.B देख सकते हैं। अब हम प्रमोशन के लिए असेसमेंट प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं। पहले 2 प्रमोशन स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी के रिकमेंडेशन पर होगी, जिसकी संरचना इस प्रकार है। प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, टीचर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम द कॉलेज, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड नॉमिनेटेड बाय द वाइस चांसलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें कोरम 3 का होगा, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट या यूनिवर्सिटी नॉमिनी होना आवश्यक है। एसोसिएट पद के लिए सिलेक्शन कमेटी इस प्रकार होगी। चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी और हिज नॉमिनी एज चेयरपर्सन, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, टीचर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम द कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द VC, one of whom shall be the Dean of College Development Council or of equivalent position, and other must be expert in concerned subject. 2 subject experts in the subject concerned nominated by the Vice Chancellor from the University Panel of Experts. An academician from SC, ST, OBC, minority, PWD categories nominated by VC if candidate belonging to these categories and if any member of selection committee not belongs to these categories. एसोसिएट प्रोफेसर पद के सिलेक्शन कमेटी का कोरम 5 का होगा, जिसमें 2 विषय विशेषज्ञ का होना आवश्यक है। कॉलेजों में प्रोफेसर पद के लिए जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसकी संरचना इस प्रकार से होगी। चेयरपर्सन ऑफ द GB, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, टीचर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम द कॉलेज नॉट बिलो द रैंक ऑफ प्रोफेसर, 2 यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव nominated by the Vice Chancellor, one of whom shall be the Dean of College Development Council or of equivalent position, and other must be expert in concerned subject, not below the rank of professor. 2 subject experts in the subject concerned, nominated by the Vice Chancellor from the University Panel of Experts, not below the rank of professor. An academician from SC, ST, OBC, minority, PWD categories nominated by VC if candidate belonging to these categories and if any member of selection committee not belongs to these categories. इसका कोरम भी 5 का होगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार प्रमोशन के लिए असेसमेंट की प्रक्रिया को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें ओवरऑल ग्रेडिंग संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। पहले वर्ग में शिक्षण टीचिंग है, जिसमें 80% और ऊपर के लिए गुड, 80% से कम लेकिन 70% और अधिक के लिए सेटिस्फैक्ट्री का प्रावधान है, जबकि 70% से कम के लिए अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड है।
दूसरे वर्ग में 7 मानदंड रखे गए हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इन गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर असेसमेंट करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत कम से कम 3 गतिविधियों में भागीदारी पर गुड का प्रावधान है। 1-2 गतिविधियों में भागीदारी होने पर सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड का प्रावधान रखा गया है। इन गतिविधियों में बिल्कुल ही भागीदारी नहीं होने की स्थिति में नॉन सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड दिया जाएगा। इस दूसरे वर्ग में जो 7 मानदंड रखे गए हैं वे इस प्रकार हैं। कॉलेज के प्रशासनिक कार्यों में दायित्व, परीक्षा एवं इवैल्यूएशन से संबंधित ड्यूटीज, विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आदि का आयोजन, पीएचडी के लिए शोध निर्देशन, माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट का संचालन और कम से कम एक सिंगल या ज्वाइंट पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्ट ऑफ जर्नल्स में। असेसमेंट पीरियड के दौरान सभी प्रकार के पेड लीव्स जैसे मैटरनिटी, सीसीएल, स्टडी, मेडिकल आदि को ग्रेडिंग से अलग रखा जाएगा और बाकी अवधि के असेसमेंट ग्रेड को इस अवधि के दौरान एक्स्ट्रापोलेट करके ओवरऑल ग्रेडिंग का निर्धारण होगा। रिसर्च स्कोर की गणना के लिए नोटिफिकेशन के टेबल 6A.B को देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्ट ऑफ जर्नल में विज्ञान से संबंधित विषय के लिए प्रत्येक आर्टिकल के लिए 8 अंक का प्रावधान है, तो मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, कॉमर्स आदि के लिए 10 अंकों का। अगर किताब का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक के द्वारा हुआ है तो उसके लिए 12 अंकों का प्रावधान है। वहीं नेशनल पब्लिशर के द्वारा प्रकाशित होने पर 10 अंक हैं। संपादित पुस्तक में एक अध्याय के लिए 5 अंक निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से प्रकाशित संपादित पुस्तक के लिए संपादक को 10 अंक और नेशनल पब्लिशर से प्रकाशित होने पर संपादक को 8 अंक मिलेंगे। मुक्स के विभिन्न मॉड्यूल के अंक भी आप इसमें देख सकते हैं। शोध निर्देशन के लिए पीएचडी के लिए अगर डिग्री अवार्ड हुई है तो उस स्थिति में प्रत्येक डिग्री के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं एमफिल के लिए यह प्रत्येक डिग्री के लिए 2 अंक होगा। इसमें विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी, पेटेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, अवार्ड, फेलोशिप आदि के लिए भी अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार या वर्कशॉप में प्रस्तुत आलेख पत्र के लिए अंक इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर विदेश में हो रहा है तो 7 अंक, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार अगर देश के अंदर है तो 5 अंक, राष्ट्रीय सेमिनार 3 अंक और राज्य या विश्वविद्यालय स्तरीय सेमिनार के लिए 2 अंक का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। किसी सेमिनार में प्रस्तुत शोध आलेख अगर किसी संपादित पुस्तक का हिस्सा है तो उस स्थिति में अंक की गणना केवल एक ही बार की जा सकती है। संयुक्त रूप से शोध निर्देशन की स्थिति में सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर को कुल स्कोर में 70% के अनुसार अंकों का विभाजन होगा। इस आधार पर दोनों को 7-7 अंक मिलेंगे। इन 6 वर्गों में से कम 3 वर्गों से रिसर्च स्कोर होना आवश्यक है। साथियों, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि सारे आवश्यक बिंदुओं को इसमें समायोजित किया जा सके। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें छूट गए हैं तो फिर अगले वीडियो में मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। करियर एडवांसमेंट स्कीम 2018 से संबंधित यूजीसी नोटिफिकेशन तथा 27 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इससे बाकी सूचनाएं भी आपको प्राप्त होंगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। अंत में पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।